गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको घनवाद के वीडियो में बता रही थी कि ग्लेस व मेजिजे की पुस्तक घनवाद व ओपी लीलर की पुस्तक दोनों में कुर्बे को घनवाद का जन्म स्थान माना गया है। वह एक दृष्टि से समुचित भी है क्योंकि कुर्बे कला को प्रतीकात्मकता एवं साहित्यिक, ऐतिहासिक, नैतिक व धार्मिक कल्पनाओं से मुक्त मानकर केवल जड़ सौंदर्य पर केंद्रित करना चाहते थे। कुर्बे के पत्र के शीर्षनामे में अंकित हुआ करता गुस्ताव कुर्बे ध्येय व धर्म के से मुक्त एक निपुण चित्रकार थे, जो उनके नितांत जड़वादी होने का प्रमाण है। उनके कलात्मक एकरूपता या सृजन की स्वाभाविकता के संबंध में उनके मित्र का कथन है कि वे इस तरह चित्र निर्मित करते जैसे सेब का वृक्ष सेब पैदा करता है। उनकी जड़वादी मनोरचना के कारण ही वे प्राकृतिक दृश्य, विवस्त्र, नारी शरीर, निद्रा, मृत्यु जैसे विषयों को पसंद करते हैं। अपने स्वतंत्र विचारों के कारण के अनुसार चित्रण करने के कारण कुर्बे पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, जिसका कारण शायद उनका विद्यार्थी दशा में किया गया अकादमिक अध्ययन हो सकता है। कुर्बे के पश्चात माने, प्रभाववादी चित्रकार सेजान ने जड़ सौंदर्य की चित्रण की दिशा में काफ़ी प्रकृति की, जिसका प्रारंभ माने किया। सेजान ने अपना मत व्यक्त किया, माने के साथ चित्रकला को नई अवस्था प्राप्त हुई है। उसके पश्चात कुर्बे ने ऐसे विषयों को चुना जो बाहरी सौंदर्य का आकर्षण था, जिनका प्रतीकात्मक महत्व नहीं के बराबर था, और सेजान ने वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों को आकार चित्रण देकर व्यक्तियों को भी निर्विकल्प भाव से निर्जीव वस्तुओं के समान चित्रित किया। लेकिन घनवादी कलाकारों ने इस दिशा में वस्तुनिष्ठ सौंदर्य से आरंभ करके वस्तुनिरपेक्ष सौंदर्य की ओर मार्गक्रमण किया। दृश्य सौंदर्य के मूल तत्वों का आविष्कार करके उनके विशुद्ध प्रयोग से घनवादी कलाकारों ने नई सौंदर्य सृष्टि अपनाई। तो इस तरह से आप देखिए कि 1907 से 1925 के मध्य किस तरह से क्या क्या चेंजेस घनवाद में हुए, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। रोजर फ्राई, सेजान आदि लोगों ने अलग अलग परिवर्तन करके कुर्बे के बाद रोजन फ्राई, सेजान और किस तरह से पिकासो और ब्राक तक आते आते घनवाद में कितने परिवर्तन हुए, कितने उसके अंदर चीज़ें सम्मिलित हुए, क्या क्या चित्रों में परिवर्तन हुए, क्या क्या तत्व शामिल हुए, ये सब घनवाद के अलग अलग रूप माने जाते हैं। और घनवाद की सबसे बड़ी देन कोलाज पद्धति में चित्रण है। ओपेलियर के विचार से यदि हम कुर्सी के आवश्यक अंगों को एक साथ देख रहे हैं तो हमें कुर्सी का बोध होगा, और हम किसी और चीज़ के हिसाब से देख रहे हैं तो वो हमें उस और तरह से उसका बोध होगा। मतलब कि विचार हमारे गौण हैं और उसकी क्रियान्विति ज़्यादा प्रखर है। पिकासो ने 1910 में लियो स्टाइन से लिखा था, सिर का अर्थ है नेत्र, नाक, होठ। उनको हम कैसे भी उधर उधर रखेंगे तो भी वह सिर ही होगा। घनवाद की समकालीन साहित्यिक विचारकांति से समानता दिखाने के भी प्रयत्न हमें दिखाई देते हैं। संक्षिप्त में अगर हम कहना चाहें तो घनवाद केवल स्वयं सीमित कला शैली नहीं थी, उसने पथ प्रदर्शन का महत्वपूर्ण कार्य किया और उससे प्रेरणा पाकर भविष्यवाद, सुरीलवाद, सर्वोच्चवाद, वस्तुनिरपेक्षवाद वगैरह आदि कई वादों ने जन्म लिया
आधुनिक युग में कलात्मक निर्माण क्षेत्रों में जो नवीन आकार रचनाएं प्रतीत होती है, उन सब का उद्गम घनवाद द्वारा प्रस्तावित रचना सिद्धांत है। घनवाद की 20वीं शती की सबसे महत्वपूर्ण देन है रचना संबंधी सिद्धांत। घनवाद ने एक अभूतपूर्व मौलिक रचना शास्त्र का आविष्कार किया, जिसने भवन, औद्योगिक वस्तुएं, कपड़े, अलंकार, बर्तन, विज्ञान, फर्नीचर आदि के कलात्मक निर्माण पर अपरिमित प्रभाव डाला। क्ले जैसे अभिव्यंजनापूर्ण अति यथार्थवादी चित्रकार ने घनवाद के कुछ सिद्धांतों को अभिव्यक्ति के सामर्थ्य का पोषक माना। स्वयं पिकासो ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय तानाशाह के निषेध में बनाए गए अपने प्रसिद्ध चित्र में घनवादी आकारों व रचना सिद्धांतों का सहारा लिया। संक्षेप में, घनवाद ने कला में से परंपरागत आत्मिक व प्रतीकात्मक मूल्यों को हटा दिया, वस्तु सादृश्य के बंधन से जड़ सौंदर्य को मुक्त किया एवं नए रचना शास्त्र को जन्म देकर आगामी अवकाश युग के अग्रदूत का कार्य किया। घनवादी कलाकारों में से पिकासो, ब्राक, लेजे व वान गीस ने घनवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया व ख्याति प्राप्त की। अतः उनके व्यक्तिगत कलाकार्य का अध्ययन भी आवश्यक है, जो हम अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।